चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल जब मैंने पहली क्लास लिया था रोम्बस की, आप लोगों के लिए मैंने पूरा थ्योरी उसमें कराया था। और उसके बाद हमने रोम्बस की क्लास क्वेश्चन स्टार्ट किया था और काफ़ी आपको मज़ा भी आया होगा। जिन्होंने बहुत बारीकी से उसको देखा होगा, हर किसी को समझ में आया होगा। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सेशन में सेकंड सेशन। एक बेहतरीन टॉपिक आप सभी पहले से पढ़ के रखे होंगे। अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रा भी मैथ्स तो एलसीएम एससीएफ आप जरूर पढ़े होंगे। तो आज मैं आपको एलसीएम एससीएफ में प्रैक्टिस कराने आया हूँ। ठीक है, तो बस 5 से 10 मिनट आप थ्योरी पर बात करेंगे और मेरे दोस्त हम उसके बाद एलसीएम एससीएफ स्टार्ट करेंगे। ये एलसीएम एससीएफ आपके रेलवे के अंदर, सेंट्रल एसएससी के अंदर और बीपीएससी टीचर के अंदर भी ये काम करेगा, क्योंकि 6 to 8 में लास्ट टाइम जब 2.0 का पेपर हुआ था तो वहाँ पे सवाल दिखा था। ठीक है, और मेरे दोस्त आने वाले पेपर में भी आपको सवाल दिखेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एलसीएम एससीएफ। अब एलसीएम एससीएफ में जो छोटे छोटे से बात हैं, दो चार पॉइंट, बस दो चार पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एलसीएम। ठीक है, और एंड एससीएफ, एलसीएम एंड एससीएफ। मेरे दोस्त एलसीएम क्या होता है और एससीएफ क्या होता है? ठीक है, अब देखिए जब भी बात एलसीएम की आएगी, आपने सब लोग पढ़ा होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और यदि बात एससीएफ की करें तो ये जो एससीएफ है, जिसे हम लोग जीसीडी के नाम से भी जानते हैं। एससीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। जबकि मेरे दोस्त जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, अब जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर था वही बाद में एससीएफ बन गया। और जो मेरे दोस्त एससीएफ और जीसीडी, इन दोनों को अलग अलग समझते हैं तो सावधान, ये दोनों एक ही चीज होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको एलसीएम और एससीएफ में अंतर भी समझा देता हूँ और मेरे दोस्त रिलेशन भी बता देता हूँ। एक नंबर है 12 और एक नंबर है 16। ठीक है, अब ये देखो 12 का आप टेबल लिखना स्टार्ट करो तो 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, डॉट 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 डॉट। अब यहाँ देखना 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 5 80, है ना, 16 6 96। मेरे दोस्त देखते रहना, 16 7 112, 16 8 128 और 16 9 144। इसी तरह से मेरे दोस्त 12 बढ़ते रहेगा, 12 7 84 होगा, 12 8 96 होगा, डॉट 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 आपको 144 भी नजर आएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी नंबर के इनफाइनाइट, किसी भी नंबर के साउंड ठीक है? ठीक है, चलो थैंक यू। मेरे दोस्त किसी भी नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल होते हैं। ठीक है, बचपन में आपने जिसे पहाड़ा पढ़ा होगा, मैं 12 का मल्टीपल लिख दिया और 16 का मल्टीपल लिख दिया। अब मैं आपके सामने कॉमन मल्टीपल लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब ये देखो मेरे दोस्त, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में पहली बार कॉमन आपको 48 दिख रहा है, उसके बाद आपको 96 दिख रहा है, उसके बाद आपको मेरे दोस्त 144 दिख रहा है। यानी दोनों में कॉमन 48, 96, 144 इसी तरह से दिख रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये देखो जब आपने दो नंबर का मल्टीपल लिखना स्टार्ट किया तो जो मल्टीपल पहली बार दोनों में कॉमन था, यही है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटी उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ संग, गुणक कह सकते हो, मल्टीपल कह सकते हो। तो यही हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसी को हम एलसीएम कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एलसीएम निकालने के कई मेथड हैं,
लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ एलसीएम निकालने का क्या तरीका है। जब भी आप एलसीएम फाइंड करते हैं तो आप सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लीजिए, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लीजिए किससे, बस आपको ये करना है कि आपने बड़े नंबर को एलसीएम माना है ना, तो जितने भी नंबर दिए हुए हैं आपको बस देखना है कि उससे ये डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए 16 से तो डिविजिबल है ही, लेकिन 12 से 16 डिविजिबल नहीं है, तो क्या करना होगा, डिविजिबल होने लायक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप 12 का फैक्टर तोड़िए, तो देखिए ये 3 4 12, तो आप देखेंगे कि 16 के अंदर 4 है, क्योंकि 16 4 गुने 4 होता है, तो 16 के प्राइम फैक्टर में 4 अवेलेबल है, लेकिन 16 के प्राइम फैक्टर में 3 नहीं है। तो जो नहीं है इसके पास, आप उसको ले आइए और उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। और अब आप देख लीजिए 16 में 4 भी है और 12 के पास एक 3 एक्स्ट्रा था, जो इसको दे दीजिए, अब ये भी 12 से कटने लगेगा, यानी आपका एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया। तो मेरे दोस्त आपने एलसीएम निकालने की तरीके पहले भी देखा होगा, पहले भी फाइंड किया होगा, बाकी मैं आगे सवाल जब सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये एक मैराथन क्लास है और मेरे दोस्त यहाँ पर मैं जल्द से जल्द आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिविजन कराने के मोड में हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये तो हो गया हमारा एलसीएम कि एलसीएम क्या होता है। अब मेरे दोस्त मैं आपके सामने एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ, ठीक है भाई, एलसीएम और ये हमारा क्या है, एचसीएफ। अब ये देखिए सॉरी, अब एचसीएफ का एग्जाम्पल लेते हैं, वही एग्जाम्पल फिर से, एक नंबर हमारा 12 है और एक नंबर हमारा 16 है, ठीक है मेरे दोस्त। देखो, जहां एलसीएम मल्टीपल से बनता है वहीं एचसीएफ फैक्टर से बनता है। फैक्टर, तो आज आपको फैक्टर ब्रेक करना होगा। फैक्टर ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि मेरे दोस्त 12 किससे किससे कटता है, 12 1 से कटता है, 12 में 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। 16 में किससे भाग लगेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से और खुद 16 से, ठीक है। तो हम यहाँ मेरे दोस्त इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। जैसे देखो 12 जिससे विभाजित होगा वो 12 का फैक्टर है, और 12 जिसको विभाजित करेगा वो 12 का मल्टीपल है। जैसे मैं अगर किसी को विभाजित करूंगा तो वो मेरा मल्टीपल होगा, ठीक है, और मैं जिससे विभाजित हो जाऊंगा वो मेरा फैक्टर होगा। तो 12 को विभाजित करने वाली ये सभी संख्याएं हैं और 16 को विभाजित करने वाली ये सभी संख्याएं हैं, यानी 12 के लिए ये सभी फैक्टर होंगे और 16 के लिए भी ये सभी फैक्टर होंगे, ठीक है। अब आपको कॉमन फैक्टर का मेरे दोस्त यहां पर जांच करना है कि कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन है। तो आप ये देखेंगे कि कॉमन फैक्टर आपको दोनों में 1 नजर आएगा, दोनों में 2 नजर आएगा, दोनों में 4 नजर आ रहा है, ठीक है, और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, नहीं। तो यहां पर दोनों का कॉमन फैक्टर हमें मेरे दोस्त मैक्सिमम जो दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 4 दिख रहा है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होंगे वही एचसीएफ होगा। तो ये ही मेरे दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपने मेरे दोस्त काम किया है। अब मैं एक एग्जाम्पल से और इसे दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आने लग जाए, ठीक है। आइए अब आप ये देखिए कि हमारे पास मेरे दोस्त नंबर क्या था, 12 था, और नंबर हमारे पास क्या था, 16 था, ठीक है। आपने क्या किया, इन दोनों के लिए आप एचसीएफ निकाले, तो आपने देखा कि इनका जो एचसीएफ आया है वो 4 आया है, ठीक है। फिर आपने देखा कि इन दोनों का जब हमने एलसीएम निकाला तो मेरे दोस्त एलसीएम आ गया 48। जानते हो दोस्त, ये एचसीएफ वो नंबर है जो दी गई संख्या को भी विभाजित करेगा, यानी एचसीएफ ना नंबर को भी डिवाइड करेगा और एचसीएफ एलसीएम को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि एचसीएफ जो है ना वो एलसीएम का फैक्टर हो गया, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करती है, ठीक है, या डायरेक्ट लिखिए एलसीएम, एलसीएम एचसीएफ से डिविजिबल होती है, डिविजिबल होती है, ठीक है। इसीलिए इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एलसीएम का, या यूं इसीलिए एचसीएफ एलसीएम का
HCF LCM का फैक्टर होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना कि HCF दी गई नंबर को भी डिवाइड करेगी और LCM को भी डिवाइड करेगी। हमेशा LCM HCF से डिवाइड होगा। एक और चीज यहीं पर देख लो, जो तुम्हारा नंबर दिया हुआ है, यानी तुमने जिसका HCF निकाला और LCM निकाला, आप उसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, और साथ ही साथ आप अपने HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी दी गई संख्या को विभाजित कर लीजिए, विभाजित कह रहा हूं, गुना कर लीजिए, और LCM और HCF को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमेशा आपस में इक्वल होगा। 192 इधर भी हो जाएगा और 192 इधर भी हो जाएगा। तो यहीं से मेरे दोस्त ये कंसेप्ट बनता है कि ठीक है क्या, कि मेरे दोस्त फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM और इंटू HCF। ठीक है, ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन मेरे दोस्त ये बहुत बड़ी चीज है। जानते हो कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जब हम कंडीशनल क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम LCM यहां से फाइंड करेंगे, तो मेरे दोस्त ये ध्यान रखना कि फर्स्ट नंबर और इंटू सेकेंड नंबर, और इधर आके HCF भाग हो जाएगा। यानी ये ध्यान रखना होगा कि दो नंबर में जब उसके HCF से भाग देंगे तो क्या आएगा? LCM आएगा। और मेरे मित्र, जब हम HCF फाइंड करेंगे तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और बाय मेरे दोस्त हमारा LCM होगा। यानी नंबर के प्रोडक्ट में LCM से भाग देना है तो HCF आएगा, और HCF से भाग देना है तो LCM आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो वेरी गुड। अब आओ मेरे दोस्त, इसके आगे हम बढ़ते हैं और आगे की बात भी आपको समझाते हैं। देखिए, अब आगे की बात क्या है उसको भी थोड़ा देख लो, ताकि सवाल पे आओगे, ताकि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो मेरे दोस्त, यहां देखना। देखो तो क्या हम करने वाले यहां पर। मैंने ये कहा दोस्त मेरे, एक नंबर है हमारा 48। ठीक है, एक नंबर हमारा 48 है, एक नंबर है हमारा 12। ठीक है, एक नंबर है हमारा 16। ओके, या छोड़ो, थोड़ा और एग्जाम्पल हम बराबर ले लेते हैं। ये 48 है, ओके, और मेरे दोस्त ये हमारा 64 है, और ये हमारा 120 है। ये मेरे दोस्त 3 नंबर है। ओके, ये हमारा 3 नंबर है। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे दोस्त, इसका मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे भाई आप LCM फाइंड करो, LCM। ठीक है, तो एक L, लेकिन LCM इसका मैं कैसे फाइंड करने कह रहा हूं? प्राइम फैक्टर मेथड से। अगर आप प्राइम फैक्टर मेथड से LCM फाइंड करते हो, क्या करोगे? सबसे पहले 48 को लिखोगे क्या? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तिया 8 दूनी 16, तिया 48, और ये 64 को 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। बस एक पॉइंट समझाना है और कुछ नहीं। ये 8 तिया 24, 24 पंचे 120। ठीक है, अब यहां ध्यान देना। अब मेरे दोस्त LCM निकालते हैं। तो बचपन में हम लोगों ने यही सीखा, जब प्राइम फैक्टर मेथड से LCM निकालेंगे तो जो सब में कॉमन है, जो मेरे दोस्त सब में कॉमन है, जो मेरे दोस्त सब में कॉमन है, ठीक है, जो सब में कॉमन है उसमें से एक, तो जो तीनों में कॉमन था उसमें से हमने एक लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद मेरे दोस्त देखो, ध्यान देना, जो सब में कॉमन है उसमें से एक, साथ ही साथ जो कम से कम दो में भी कॉमन है उसमें से भी एक ही लिखना है। लेकिन लड़का क्या करता है अक्सर, जो सब में कॉमन है वो लिख लीजिए, और जो सब में कॉमन नहीं है उसको उठा के सीधे लिख दीजिए। ठीक है, जो बिल्कुल ही सही नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो, अभी भी ये दोनों में दो कॉमन है, तो मेरे मित्र एक ही दो आएगा। जैसे देखिए, इन दोनों में मेरे भाई आपको दो गो 3 कॉमन नजर आएगा, तो एक ही 3 नजर आएगा। ठीक है, अब जो बताइए क्या बचा? अब ये हमारे पास 3 पीस 2 है जो कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल वो 3 पीस 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 सब में नहीं है तो वो भी आ जाएगा। और अब आप मेरे दोस्त इसको गुना करोगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 गुने 15।
ठीक है, या डायरेक्ट ऐसे कर लो, 10, 10 दो 20, 20 दूनी 40, 40 ते 120, 120 दूनी कितना? तो मेरे दोस्त ये 240, ये 480, ये 960 और ये कितना होगा? 1920। ठीक है, ये 1920। तो आपको मैं बस यही समझाना चाह रहा था कि जो सब में कॉमन है उसमें से एक लिखना है, और जो कम से कम दो में भी कॉमन है उसमें से भी एक ही लिखना है। ठीक है, ओके, क्या ये बात समझ में आया? ओके। अब देखो मेरे दोस्त, बाकी एलसीएम निकालने के तरीके तो मैंने आपको बता ही दिया। क्या कि मेरे दोस्त, सबसे बड़े नंबर को एलसीएम मान लो, 120 को एलसीएम मान लिया। ठीक है, अब ये देखो, एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे कटने वाली छोटी नंबर होती है, सबसे कटने वाली छोटी नंबर होती है। ठीक है, आप कहोगे जी हाँ सर, तो सबसे कटने वाली छोटी नंबर हमारा एलसीएम होता है। ओके भाई, तो हम यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया। अब बारी बारी से कंपेयर कीजिए, 120 से तो ये कट ही जाएगा, ठीक है, लेकिन 16 से जब कंपैरिजन करेंगे, सॉरी 64 से, तो ये क्या है, 8 और गुने 8 64। तो 120 में देखिए क्या है, 8 गुने 15 है, यानी 120 में एक 8 है, जबकि 64 में दो गो 8 है। तो दो में से एक 8 तो है ही, एक 8 कम है, तो मेरे दोस्त उसको ला के गुना कर दीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एक 8 यहाँ, एक 8 से गुना किए, 64 से तो अब कट ही जाएगा। अब आपको कंपैरिजन करना है किससे, 48 से। 48 16 तिया 48 होता है। तो मेरे दोस्त आप ये देख लीजिए। ठीक है, अब आप अच्छे से देख सकते हैं, कहीं पे गड़बड़ी हुआ क्या? 960 एक्स्ट्रा हो गया, एक बार चेक कर लो। 10 20 40 120 240 480, ठीक है, और ये 960, और ये मेरे दोस्त कितने हो गए? ये हो गए हमारे 1920। ओके, कहीं एक एक्स्ट्रा दो लिख लिया होगा, दो दूनी चार, ओह यहाँ पर एक्स्ट्रा दो लिखा गया, दो दूनी चार दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यहीं पे 64 हो गया था, यहाँ एक एक्स्ट्रा दो लिखा गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो एक्स्ट्रा दो लिखा गया था, तो एक दो यहाँ भी एक्स्ट्रा हो गया होगा। ओके, अब ये ठीक है मेरे दोस्त, हमारा 960। थैंक यू। अरे 64 का जो लिख रहा था ना प्राइम फैक्टर, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही हो गया था, एक दो एक्स्ट्रा लिख दिया था। ओके, तो अब मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि 48 से कंपेयर करेंगे, तो 8 6 के 48 होता है, बाकी 16 तिया 48 होता है। तो देखो ये 8 8 64, अब 64 जहाँ है वहाँ तो 16 है ही, है ना। रही बात 3 की, तो 120 में 3 है, 40 तिया 120 है ना। तो मतलब यही हमारा हो गया एलसीएम, क्योंकि ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, जो सबसे कटेगा वो एलसीएम होगा, और एलसीएम हो गया 960। तो मेरे दोस्त एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ आपको पता भी होगा, कुछ आपको पता नहीं भी होगा। ठीक है, लेकिन आप घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने प्राइम फैक्टर मेथड से आपको एलसीएम बताने की कोशिश किया। अब रही बात एचसीएफ निकालने की, ठीक है, तो ये हमारा 48 है, ये मेरे दोस्त 64 है, ये हमारे पास 120 है। एकदम ध्यान से इसको देखना। ठीक है भाई, आप ये देखोगे, पहले समझो, प्राइम फैक्टराइजेशन, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और मेरे मित्र ये दो दूनी 4 दूनी 8, या 24 पंचे 120। अगर मेरे दोस्त आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए फिक्स है कि जो सब में होगा सिर्फ उसी में से एक लिखना है। देखो ये सब में है, ये भी मेरे दोस्त सब में है, और ये भी मेरे दोस्त सब में है, इसके अलावा सब में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो तीनों में होगा बस उसी में से एक लिखना है। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, है ना। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ये हुआ प्राइम फैक्टर मेथड से। बाकी हम आपको एचसीएफ निकालना सिखा देते हैं डिफरेंस मेथड से। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखो ध्यान से देखना, डिफरेंस मेथड। अब ये डिफरेंस मेथड क्या होता है? जैसे मेरे दोस्त आप ये देख सकते हो, 48 64, 48 64 क्या हुआ? 48 64, और मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? एक हमारा 120। देखिए हमारे पास तीन नंबर है,
अगर हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना है तो ये बात आपको याद रखना है कि एचसीएफ दी गई संख्याओं, डिफरेंस मेथड ये कहती है कि एचसीएफ दी गई संख्याओं में से किन्हीं दो का अंतर होगा या उनका कोई फैक्टर होगा। तो लो मेरे दोस्त, यहां ध्यान दो, ये 48 और 64 किन्हीं दो का अंतर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा। तो आप अंतर किसका लेना, जो बेहद नजदीक होगा, जिसका अंतर लेना आसान होगा। अब जैसे 64 और 12 का अंतर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 और 12 मैं बोल रहा हूं, 64 और 48 का अंतर कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। ओके, अब मेरे दोस्त किन्हीं दो का जो अंतर आपने लिया है, या तो ये एचसीएफ खुद होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। अब 16 ही एचसीएफ कब होगा, जब ये 16 तीनों को काटेगा। 16 48 को काट रहा है, 64 को भी काट रहा है, लेकिन 16 120 को नहीं काट रहा है। इसका मतलब है कि 16 एचसीएफ नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, इसका फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं, आधा करो, एक तिहाई करो, एक चौथाई करो, ये करते चले जाओ। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं मेरे दोस्त। अगर हमें कोई ये कहेगा कि 120 का आप फैक्टर बनाइए, अगर 120 का मुझे फैक्टर बनाना होगा, देखो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दो। पहले 1 से भाग, फिर मेरे दोस्त 2 से भाग, फिर 3 से भाग, फिर मेरे दोस्त 4 से भाग, फिर मेरे दोस्त 5 से भाग, फिर मेरे दोस्त 6 से भाग। मेरा कहना ये इसी तरह से चलता चला जाएगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, नंबर में 1 से भाग दे रहे हो, 2 से दे रहे हो, 3 से दे रहे हो, 4 से दे रहे हो, 5 से दे रहे हो, 6 से भाग दे रहे हो, मतलब जिससे लग सकता है आप उससे भाग देते जा रहे हो। तो ये जो आपका आ रहा है ना, यही आपका फैक्ट, यही मेरे दोस्त फैक्टर है, यही फैक्टर है। ठीक है, तो आज अगर हम ये कहें कि 16 का फैक्टर, तो 16 में 2 से भाग दे दो तो 16 का फैक्टर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से चेक कर लो, आगे बढ़ने से पहले चेक करते जाना है। अब 8 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसका मतलब 8 ही क्या होगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर 8 से भी नहीं कटता तो हम और नीचे जाते। ठीक है, तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने के तरीके हैं। जितना टाइम बचा है बस मेरे दोस्त मैं उतना ही कर रहा हूं। ठीक है, हर जगह पे काम करेगा, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आइए तो मेरे दोस्त अब हम आपको एलसीएम एचसीएफ में कुछ पॉइंट बता देते हैं, जैसे मेरे मित्र एलसीएम में। ठीक है, अब 3 पॉइंट आपको बताते हैं क्या है एलसीएम में। वह लिस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जो एक्स वाई और जेड से, एक्स वाई और जेड से पूर्णतया विभाजित होगा, पूर्णतया विभाजित होगा। पता है वो क्या होगा, वो एलसीएम ऑफ एक्स वाई और जेड होगा। जो इन तीनों से विभाजित होगा, इन तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इन तीनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वह लिस्ट नंबर, वह लिस्ट नंबर, ठीक है, जिसमें जिसमें एक्स वाई और जेड से, एक्स वाई और जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में आर शेष बचता है, आर शेष बचता है। जानते हो मेरे दोस्त, सबसे बड़ा सवाल क्या है, भाग देने से शेष कब बचता है, जब भाग लगने वाली नंबर से ज्यादा रहता है। आज हमारा आंसर क्या होगा, तो आज जो मेरे दोस्त हमारा आंसर होगा एक्स वाई और जेड का एलसीएम। जानते हो एक्स वाई जेड का जो एलसीएम होगा वो एक्स वाई जेड से कटेगा, लेकिन चूंकि मुझे आर रिमाइंडर चाहिए तो कटने वाली से आर ज्यादा होगा, यानी आप एलसीएम निकाल के आर जोड़ दीजिए तो आप उन तीनों से भाग देंगे तो हमेशा आर रिमाइंडर आएगा, यानी आपका यही रिजल्ट होगा। ठीक है, और तीसरा मेरे दोस्त जो इसका
थ्योरी है ना, इसका जो पॉइंट है, की पॉइंट, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। वह लिस्ट नंबर यानी वह सबसे छोटी संख्या जिसमें, वह सबसे छोटी संख्या जिसमें एक्स वाई और जेड से, एक्स वाई और जेड से भाग देने पर क्रमशः क्रमशः रिमाइंडर, क्रमशः रिमाइंडर ए बी और सी बचता है, ए बी और सी बचता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो, अब एक से अधिक भाजक है, डिवीजर, और एक से अधिक रिमाइंडर भी आ रहा है, तो क्या करना होगा, तो यहां पर मेरे दोस्त जिससे आप भाग दे रहे हो और जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो अब मेरे दोस्त यहां पे ध्यान देना, आप जिससे भाग दे रहे हो और जो रिमाइंडर आ रहा है, आप जल्दी से उसका डिफरेंस ले लीजिए, आप जल्दी से उसका डिफरेंस लीजिए। ले लिया डिफरेंस मेरे दोस्त, ये तीनों ही डिफरेंस आपस में इक्वल, अगर ये तीनों डिफरेंस आपस में इक्वल है और मान लीजिए के आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्त यहां पर जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, यहां पर जो हमारा आंसर होगा वो कुछ और नहीं, आप जिससे भाग दे रहे हो एक्स वाई और जेड से, उसके एलसीएम से मेरे मित्र के कम हो जाएगा, उसके एलसीएम से के कम हो जाएगा। ठीक है, ओके मेरे दोस्त, तो ये बात आपने देख लिया है और इसमें कहीं आपको दिक्कत है नहीं, सवाल जब आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से मेरे दोस्त हमारा 3 पॉइंट एससीएफ में है, 4 पॉइंट, और मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ आपको, उसके बाद क्वेश्चन का बॉम अप होगा, फिर आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे दोस्त, 4 पॉइंट एससीएफ जानते हो, संख्या से जो विभाज्य होगा वो एलसीएम होगा, संख्या को जो विभाजित होगा वो एचसीएफ होगा, जो मुझसे डिविजिबल होगा वो मेरा मल्टीपल होगा, और जो मुझे डिवाइड करेगा वो मेरा क्या। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब मैं अपने फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, वह लार्जेस्ट नंबर, वह लार्जेस्ट नंबर जो, ठीक है, वह लार्जेस्ट नंबर जिससे एक्स वाई और जेड पूर्णतया विभाज्य हो, पूर्णतया विभाज्य हो। अब देखो मेरे दोस्त, एक्स वाई जेड से विभाजित होने वाली जो नंबर होता वो इसका एलसीएम होता, लेकिन वो नंबर जो इसे विभाजित कर देगा, है ना, एक्स वाई जेड से जो कटेगा वो इसका एलसीएम, लेकिन जिससे ये तीनों कटेगा ना, वो इन तीनों का क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, यानी हमारा आंसर होगा एचसीएफ ऑफ एक्स वाई और जेड, यानी वो नंबर जो एक्स वाई जेड को पूरा पूरा काटेगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा। हाँ या ना, आपको हो गया। अब मेरे दोस्त दूसरा, दूसरा स्टेटमेंट है, वह लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, वह लार्जेस्ट नंबर, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे, जिससे एक्स वाई और जेड में भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है, प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में आर शेष बचे, आर शेष बचे। अब मेरे दोस्त देखो, आप ही सोचो, एक्स वाई जेड हमारा नंबर है जिसमें किसी से भाग दिए तो रिमाइंडर आर बचा, यानी किसी संख्या, किसी संख्या से एक्स में भाग दिए तो भी आर, वाई में भाग दिए तो भी आर, जेड में भाग दिए तो भी आर। इसका मतलब है
कि जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे कटने वाली नंबर से ये तीनों नंबर कितना ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, क्योंकि कटने से जितना ज़्यादा रहेगा, डिविजिबल होने से जितना ज़्यादा रहेगा, वही तो रिमाइंडर आएगा। अब देखिए x में जब हम डिवाइड किए, x किसी संख्या से जब x में भाग दिए तो r रिमाइंडर आया, यानी x डिविजिबल होने से r ज़्यादा है तो तुरंत r कम कर दीजिए। उसी तरह से जब हम किसी संख्या से y में भाग दिए तो रिमाइंडर r आया, यानी y भी डिविजिबल होने से r ज़्यादा है। वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिसमें z से भाग दिए तो r रिमाइंडर आया। इस ध्यान दो, अब z में भाग दिए और r रिमाइंडर आया, यानी z भी डिविजिबल होने से r ज़्यादा है। क्योंकि देखो किसी में डिवाइड करे और रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर तभी आता है जब भाग लगने से ज़्यादा रहता है। तो जितना जितना रिमाइंडर आ रहा था ना, यानी उतना उतना ये भाग लगने से ज़्यादा था। तो जितना भाग लगने से ज़्यादा था मैं मेरे दोस्त उतना हटा दिया। ठीक है, तो अब जो नंबर बचा है ये भाग लगने वाली नंबर बचा है। किससे किससे भाग लगेगा? इन तीनों में। जो संख्या इन तीनों को विभाजित करेगा वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर होगा, यानी वो इन तीनों का मेरे मित्र HCF होगा। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ये दो स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा। अब मेरे दोस्त मैं तीसरे स्टेटमेंट की ओर चलता हूं और आप देखो तीसरा स्टेटमेंट क्या है। वह लार्जेस्ट नंबर जिसमें x, y और z से भाग दें। ठीक है, x, y, z में भाग दें और प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखो मेरे दोस्त, वह बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे x, y, z में भाग दिए तो प्रत्येक दशा में r रिमाइंडर बचा, यानी कि इच केस में जो रिमाइंडर बचा है r r r, यहां भी रिमाइंडर सेम ही बच रहा है, लेकिन क्या बच रहा है वो दिया हुआ है। लेकिन यहां देखिए, वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे x, y, z में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, लेकिन क्या बचे ये नहीं दिया हुआ है। तो अब क्या होगा? तो वैसी स्थिति में ये जो आपका x, y, z जो तीन नंबर है, आपको करना कुछ नहीं है, दो दो का अंतर लेना है। क्या मेरे दोस्त? दो दो का अंतर। ये मॉड क्यों लगा रहा हूं? ताकि आपको पॉजिटिव डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो एक्स वाई का अंतर, ठीक है, एक्स वाई का अंतर, वाई जेड का अंतर और जेड एक्स का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर। ठीक है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। आप पॉजिटिव डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेने के बाद जो आपका आएगा आप उसका एचसीएफ ले लीजिएगा, और जो एचसीएफ आएगा वही आपका इसका आंसर होगा, यानी कि वही वो नंबर होगा जिससे इन तीनों में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। अब ऐसी स्थिति में हमेशा तीन नंबर रहेगा ये जरूरी नहीं है, दो नंबर भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूं मेरे दोस्त। देखो ये है 24, ठीक है, देखते रहना। ये है 24, ये है तुम्हारा 44 और मेरे दोस्त ये तुम्हारा कितना है? 84। अब हमें कह रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी नंबर बताओ जिससे हम इन तीनों में भाग दें, जिससे हम इन तीनों में भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा शेष नहीं मालूम, तो क्या मैंने कहा आप दो दो का अंतर लीजिए, इन दोनों का अंतर लीजिएगा 20 आएगा, इन दोनों का अंतर लीजिए तो मेरे दोस्त यहाँ से 40 आएगा, और इन दोनों का अंतर लीजिए मेरे दोस्त आपका 60 आएगा। ठीक है, तो आपका एक 20 आ गया है, एक 40 आ गया है और एक 60 आ गया। अब आपको क्या करना है? इसी का एचसीएफ लेना है। तीनों का एचसीएफ लीजिएगा तो तीनों का एचसीएफ आपको 20 नजर आएगा। जानते हैं यही वो नंबर 20 है जिससे तीनों में भाग दीजिएगा समान शेष आएगा। आप भाग देख लीजिए, 20 से 24 में भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 4 आएगा, 20 से आप 44 में भाग दीजिएगा तो यहाँ भी 4 आएगा।
ठीक है, यहाँ भी 4 आएगा, और 20 से 84 में भाग दीजिएगा, यहाँ भी रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तीनों का डिफरेंस लिया ही जाए, आप बिना तीनों के डिफरेंस से भी काम चला सकते हैं। कहिएगा वो कैसे? तो ये देखिए, एक 24 था, एक 44 था, और एक 84 था। अरे आप दो दो का ही अंतर लीजिए ना, इन दोनों का अंतर कितना 20, इन दोनों का अंतर कितना 40। अब जो आया है बस उसका एचसीएफ ले लीजिए, यानी इन दोनों के अंतर, इन दोनों के अंतर का एचसीएफ लीजिए, तो 20 और 40 का एचसीएफ क्या होगा? 20 हो जाएगा। 20 और 40 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज को देख पा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको इस एग्जाम्पल में ये बता दूं कि जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है मेरे दोस्त कि यहाँ पर 4 नंबर रहेंगे, 2 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, आप कहोगे 2 नंबर कैसे? ये देखो, 44 और 84, वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे इन दोनों में भाग दे तो समान शेष आए, क्या आए नहीं मालूम। अगर आपको वो नंबर ढूंढना है, आप बस इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना आ गया? 40। यही वो नंबर है जिससे इन दोनों में भाग देंगे तो समान शेष आएगा। आपको यकीन नहीं होता है, भाग देख देख लीजिए। मेरे मित्र देखो, 40 से एक बार में जाएगा 4 रिमाइंडर, 40 से 2 बार में जाएगा 4 रिमाइंडर, बिल्कुल रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है ना? तो ये मेरे दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है, आज के ज़माने में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, और यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। हम बता देंगे मेरे दोस्त, एकता सिंह, हम आपको रिवीजन ही करा रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब लास्ट पॉइंट आपको बताते हैं एससीएफ का, और फिर हम क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। ठीक है, आइए। एससीएफ का लास्ट पॉइंट है, वह लार्जेस्ट नंबर, वह लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, जिससे, जिससे ए है, जिससे एक्स वाई और जेड में, एक्स वाई और जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में, सॉरी, भाग देने पर शेषफल क्रमशः, उबला तो बता दिया है, शेषफल क्रमशः ए बी और सी बचता है। अब मेरे मित्र ध्यान देना, वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे एक्स वाई जेड में भाग दे तो प्रत्येक तो मेरे दोस्त शेष क्रमशः ए बी और सी बचता है। यानी जब हम एक्स में भाग दें तो रिमाइंडर ए बचता है, जब वाई में भाग दें तो रिमाइंडर बी बचता है, और जब हम जेड में भाग दें तो रिमाइंडर सी बचता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हो गया कि एक बड़ी सी बड़ी नंबर है जिससे एक्स में भाग देते हैं तो ये रिमाइंडर, वाई में भाग देते हैं तो बी रिमाइंडर, जेड में भाग देते हैं तो सी रिमाइंडर। अरे रिमाइंडर कब बचता है? जब भाग लगने से ज्यादा रहता है। तो एक्स में भाग दिए हैं और ए रिमाइंडर आया है, इसका मतलब है कि जिस संख्या से हम एक्स में भाग दे रहे हैं, एक्स भाग लगने से ए ज्यादा है, इसलिए रिमाइंडर ए आ रहा है। तो जितना ज्यादा है बस उसको हटा दीजिए, हटा दीजिएगा तो ये एक्स माइनस ए हो जाएगा। आप कहिएगा उसी तरह से यहाँ भी बी हटा दीजिए तो वाई माइनस बी आएगा, उसी तरह से यहाँ भी सी हटा दीजिए तो जेड माइनस सी आएगा। अब देखो मेरे दोस्त, कहते हैं कि कचरा डिविजिबल होने से जितना ज़्यादा होता है वो कचरा ही तो होता है, और वही कचरा आपका रिमाइंडर बच जाता है। अगर आपको डिविजिबल होने वाली चाहिए तो कचरा को हटाना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कचरा हटाने के लिए क्या किए? सब में से जो रिमाइंडर बच रहा था उसको हटा दिए। अब ये वो नंबर बचा जो मेरे दोस्त क्या डिविजिबल होने वाली है, किससे? जिससे हम एक्स वाई जेड में भाग दे रहे हैं, है ना? यानी वो बड़ी सी बड़ी नंबर जिससे एक्स वाई जेड में भाग दे तो ये रिमाइंडर आएगा, वो नंबर कुछ और नहीं, अब इन तीनों का एचसीएफ होगा। क्यों? क्योंकि हम भाग दे रहे थे जिससे, तो ये रिमाइंडर आ रहा था, रिमाइंडर हटा दिए और भाग लगने वाली नंबर है, किससे? तो भैया जिससे इन तीनों में भाग लगेगा वो इन तीनों का एचसीएफ होगा, और एचसीएफ से जो रिजल्ट आएगा यही आपका नंबर होगा। यानी यही वो नंबर होगा जिससे आप एक्स वाई जेड में भाग देंगे तो समान शेष आएगा। ठीक है, चलो।
आइए अब सीधे सीधे हम सवाल पे आते हैं। आज जो हम एलसीएम एचसीएफ का सवाल करा रहे हैं, आप ध्यान से उसको देख तो लीजिए। चलिए अब स्पीड अप हो गया, अब सवाल पे आते हैं। दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उसके मासा और लासा का गुणनफल 2028 है। तो बताइए संख्याओं का योग क्या होगा। सबसे पहली बात मेरे दोस्त मैं आपको ये बताऊं, देखो सिंपल सी बात है कि जो आपकी संख्या है वो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। अगर मैं अनुपात की राशि x मानूंगा ना, तो दोनों का योगफल हो जाएगा 7x, और दोनों का योगफल ही मांगा है, तो दोनों का योगफल अगर 7x है, इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर होगा, अरे दोनों नंबर का योगफल मांगा था और दोनों का योगफल हमारा 7x है, यानी मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा। अब 7 का मल्टीपल होगा यानी 7 से कटने वाली होगा। 7 से ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, ना ये कट रहा है, केवल 7 से ये कट रहा है, इसलिए हमारा आंसर 91 होगा, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त आप अगर बेसिक से बनाना चाहते हो तो बना लो। अब देखो आपने अनुपात की राशि जैसे ही x माना तो एक नंबर आपका 3x हो गया, एक नंबर आपका 4x हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा 3x एक नंबर हो गया और ये 4x हमारा एक नंबर हो गया। अगर मान लो मेरे दोस्त मैं एलसीएम निकालता हूँ, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होते हैं उसे आप लिख लीजिए, और जो दोनों में कॉमन नहीं होते हैं उससे गुणा कर लीजिए, है ना। दोनों में x कॉमन था, x लिख लिए। अब 3 और 4 दोनों में कॉमन है नहीं, तो सीधे 4 दिया क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 हो जाएगा। तो 12x हमारा एलसीएम हो गया। अगर मैं बात एचसीएफ की करूंगा, तो जो दोनों में कॉमन है वही एचसीएफ है, दोनों में x कॉमन है तो x हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब लीजिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अरे बोलो ना मेरे दोस्त, क्या नंबर था, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल था। बोलो हाँ या ना, आपको क्या। हालांकि मेरे दोस्त आपको ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, कहिएगा वो ज़रूरत क्यों नहीं है, एलसीएम एचसीएफ निकालने की ज़रूरत क्यों नहीं, इसीलिए कि मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। अब आप देख लो मेरे दोस्त, पहली नंबर आपका 3x है, दूसरी नंबर आपका 4x है, और एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है ये हमारा 2028, ये हमारा क्या है 2028। ध्यान दो, तो ये 12 बच गया मेरे दोस्त, कितना यहाँ पर 8, 82, 12×6 = 72 और 12×9 = 108, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारा 169 है, एक्स का वैल्यू हमारा 13 होगा। अब एक्स का वैल्यू जैसे ही हमारे पास 13 आ गया, दोनों का योगफल चाहिए, तो दोनों का योगफल देख लो, ये 7x होगा। अब 7 इंटू एक्स का मान 13 कितना हो जाएगा 91। तो मेरे दोस्त मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया, एप्टीट्यूड से भी करा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे एमडी आर्यन तुमने रिमाइंडर थ्योरम लिख दिया है, तो मतलब समझो कि वो क्लास हो जाएगा, है ना। परेशान होने से थोड़ी ना होगा, आप पेशेंस रखिए, सब हो जाएगा, ठीक है, और काम करने दीजिए, ओके। अब ये बताइए, पेपर का जब 1 महीने पहले अगर कुछ भी काम होगा, ठीक है, तो एक तरीके से होगा ना, कि आप हड़बड़ा जाएंगे तो वैसे थोड़ी ना होगा। अब आपके इच्छा अनुसार अब कि हम इस क्लास को अभी बंद कर दें, आप ये चाहते हैं दिन भर क्लास लिए, आपको 6 घंटा पढ़ाएं, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप यहाँ डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। सबका अपना एक टाइम टेबल है, और उसी के हिसाब से क्लास होता है, और उसी के हिसाब से क्लास होगा। जिसको जिस वक्त टाइम दिए हैं उसको उसी वक्त क्लास कराएंगे, ठीक है। चलिए आइए मेरे दोस्त, दो संख्या के एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट हमें 24 दिया है। यदि संख्याओं का अंतर हमारा 2 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगा। देख मेरे दोस्त, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या, देखो बनाने के कई तरीके हैं। अब दो संख्या का अंतर हमें 2 दिया है, एक को x मान लेते हैं, एक हमारा x-2 हो जाएगा,
अंतर 2 का हो जाएगा। अब हम यहाँ कर सकते हैं पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर बराबर क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो हमें 24 दिया है। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर बड़ी नंबर की, तो बड़ी नंबर को हमने x माना है। ठीक है, और बड़ी नंबर ही मांग रहा है, जो ऑब्वियसली सी बात है कि ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा, है ना। आप x का मान 6 रख के देखो, 6 - 2 हमारा 4 होगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मेरे दोस्त आपने 24 देख लिया कि हमारा बड़ी नंबर कितना है, 6 है। आइए 3 नंबर पे चलते हैं। दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। यदि पहली संख्या में 2 से भाग दें तो भागफल 44 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ, पहली संख्या को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या में मैं जब 2 से भाग देता हूँ तो जो हमारा कोसेंट आता है वो 44 आता है, मतलब 44 बार में कट जाता है। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो 88 है। ठीक है, और आपने अच्छी तरह पढ़ा है क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपका एलसीएम कितना है, 264, और एलसीएम एचसीएफ कितना है मेरे मित्र, 44। आप यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आप देखोगे 44 से ये 2 बार में चला जाएगा और 2 से मेरे दोस्त ये 132 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये 132 आपको नजर आएंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलो थैंक यू। अब मेरे दोस्त यहाँ से हम लोग आगे बढ़े। हर एक नंबर मेरे दोस्त हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। हो गया ये। एचसीएफ का 44 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1125 है। यदि पहली संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, है ना, दूसरी संख्या क्या होगा। मेरे दोस्त मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आपका ऑप्शन जो है वो कट जा रहा है। रुकिए मैं देखता हूँ कि क्या मसला है ना। एलसीएम ऑप्शन नहीं कटना चाहिए, ऑप्शन कटेगा तो फिर आंसर कैसे आएगा। देखिए, अब आपने यहाँ पर देखा कि एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम जो है ना वो 44 टाइम्स क्या, एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम देख रहे हैं कि एलसीएम प्लस एचसीएफ ये दोनों ही मिलकर हमारा 1125 है। ओके, अब एलसीएम को मैं अगर चाहूँ तो एलसीएम की जगह 44 एचसीएफ लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ, यहाँ से एक एचसीएफ है और बराबर 1125। ठीक है, अब बताओ मुझे ये क्या 45 एचसीएफ नहीं हो जाएगा, और ये 1125 हो गए। यहाँ से एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें 25 नजर आएगा। अब एचसीएफ 25 नजर आ गया। अब वही एचसीएफ मेरे दोस्त अगर आप यहाँ लिख देते हैं, ये फाइनली आपको 1100 नजर आएगा, हाँ या ना। बिल्कुल। अब फर्स्ट नंबर देकर हमें सेकंड नंबर मांगा है। सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, यहाँ देखो ए क्या, फर्स्ट नंबर है 25, सेकंड नंबर हमें नहीं मालूम। ठीक है, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, तो एलसीएम में देख रहा हूँ 1100 और इंटू एचसीएफ देख रहा हूँ 25। 25 से 2160, एचसीएफ हमारा 12 है। तो इस तरह के संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल हैं। ठीक है, जब मेरे दोस्त एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में एचसीएफ को पकड़ के करूंगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि हमारा जो एचसीएफ है वो 12 है। अगर मेरे दोस्त हमारा एचसीएफ 12 है तो हमारा नंबर 12A और मेरे दोस्त 12B के फॉर्म का होगा। तो हमारा नंबर क्या होगा, 12A और 12B के फॉर्म का। तभी तो दोनों में से 12 कॉमन लेंगे तो एचसीएफ 12 होगा। आप कहोगे हाँ सर। अब आपको पता है कि ये दोस्त मेरे दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ये हमें 2160 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से 12 से देखो, तो मेरे दोस्त 12 से अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो ये 180 बार में कटेगा। ठीक है, सॉरी, ये मेरे दोस्त हमारे यहाँ पर बी है, बी। और इस 12 से इसे कैंसिल आउट करूँगा तो 15 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त यहाँ पर ए इंटू बी हमारे पास 15 नजर आएगा। ठीक है, अब आपको ये बात ज़रूर पता होना चाहिए, ये बात मेरे दोस्त आपको ज़रूर पता होना चाहिए क्या, कि 12 कॉमन लेने के बाद ए और बी जो है ना यहाँ पर को प्राइम है। ए और बी जो है वो मेरे दोस्त हमारा को प्राइम है, को प्राइम। ठीक है, तो अगर ए और बी को प्राइम है तो ऐसा दो वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करने से 15 भी आएगा और कुछ कॉमन भी नहीं आएगा,
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से 15 भी आना चाहिए और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, तब तो वो 1 और 15 हो सकता है। 2 से कटना नहीं है 15, 3 और 5 हो सकता है एकदम, आगे 4 से कटेगा नहीं 15, फिर 5 और 3 हो सकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त 15 में 1 से भाग लगेगा, 2 से नहीं, 3 से लगेगा, 3 से नहीं, 5 से लगेगा, है ना। मेरा कहना यह है कि मेरे दोस्त इस तरीके से हम ए बी का पेयर बनाते चले जाएंगे, लेकिन याद रखना इस दौरान अगर कोई पेयर रिपीट कर गया तो वहीं पे रुक जाना। अब देखो 3 5 बोलो या 5 3 बोलो, कपल तो एक ही है। जब सेम कपल रिपीट होने लग जाए तो आप वहीं पे रुक जाना, ठीक है। और जैसे ही वहां पर रुकोगे उसके बाद जो आपको कपल दिखेगा, बस ये देखना कि दोनों में कुछ कॉमन भी है, कॉमन वाले को हटा देना। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, यानी ये पेयर भी चलेगा, ये पेयर भी चलेगा। इसका मतलब है कि इसके केवल और केवल 2 पेयर ही चलेंगे। ठीक है, केवल और केवल 2 पेयर ही चलेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां देखो 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या है अपना 6 नंबर? दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम 3 और 105 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, नंबर के इनवर्स का प्रोडक्ट क्या होगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं क्या मेरे दोस्त, अगर मैं 2 नंबर को ए और बी मान रहा हूं, ए और बी, तो याद रखना 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, 2 नंबर का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। मैंने यहाँ पर 2 नंबर को ए और बी माना है, तो दोनों संख्या का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये तो आपको पढ़ा ही है, कंसेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, और मेरे दोस्त क्या दोनों का योगफल भी हमें मालूम है कितना, 36। क्या मांगा है हमसे, हमें कहा कि दोनों के इनवर्स का सम क्या होगा। अब देखो ए का इनवर्स 1/a होगा, बी का इनवर्स 1/b होगा, ठीक है ना। ए का इनवर्स 1/a, बी का इनवर्स 1/b, और दोनों के जो सम हैं वो कितने मेरे दोस्त, तो दोनों के सम हमारे पास पूछ रहा है, दिया थोड़ी ना है। तो ठीक है, एलसीएम ले लो। जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ये आपका ए बी होगा, यहाँ पर मेरे दोस्त आपके बी आएंगे और यहाँ पर ये ए आ जाएंगे। ठीक है, अब आप खुद देख लो, ए प्लस बी क्या मालूम नहीं है, आप कहोगे जी मालूम है। फिर मैं पूछूंगा क्या ए इंटू बी मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम है। 105 × 3 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये मेरे दोस्त हमारा 12 हो जाएगा, 3 से फिर कटेगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 35 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आओ मेरे दोस्त, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम है 120, तो इनमें से कौन एचसीएफ नहीं हो सकता। मैंने आपको बड़ी प्यार से समझाया था कि मेरे मित्र, अगर हमने यहाँ पे मान लो कि 2 ही नंबर लिया है, 12 और 16, समझो मेरी बात। अगर आज मैं इन दोनों का आपसे एचसीएफ मांग लूंगा, आप कहोगे सर 4। अगर मैं आपसे इनका एलसीएम मांग लूंगा, आप कहोगे सर 48। मेरे दोस्त जानते हो एचसीएफ जो होता है ना, वो ऑलवेज एलसीएम को डिवाइड करता है, यानी एचसीएफ से एलसीएम डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, जानते हो किसी नंबर का एचसीएफ वही होगा जो उसे डिवाइड करेगा, जो डिवाइड नहीं करेगा वो उसका एचसीएफ नहीं होगा, मासा नहीं होगा। आज 120 का मासा वही होगा जो 120 को डिवाइड करेगा। तो 120 को 8 डिवाइड कर रहा है, 12 भी कर रहा है, 24 भी कर रहा है, तब तो ये तीनों के तीनों इसका एचसीएफ हो सकता है। इसका एचसीएफ कहने का मतलब जिन 3 नंबर का ये एलसीएम है उसका एचसीएफ ये तीनों हो सकता है, लेकिन ये 35 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 35 120 को नहीं काट रहा है। कैनवर्स होता है। अच्छा ठीक है, ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, छोड़ो ना इनवर्स, रेसिप्रोकल होता है। और कुछ बोलना है? नहीं ना, तो रेसिप्रोकल ना बोल के वहां पर इनवर्स निकल गया। चलो अब ध्यान दो, क्या बात करते हो। अगर रेसिप्रोकल
चले, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, वे क्रमशः 0.25, 0.1 एंड 0.125 सेकेंड के बाद बजती है। तो कितने समय के बाद वे तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी? ठीक है, कितने समय के बाद ये तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी? ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो मेरे दोस्त, एक नंबर हमारे पास क्या है, एकदम ध्यान से देखना। एक नंबर हमारे पास 0.25 है। एक काम करो ना, क्या ये एलसीएम का मामला है, आप जल्दी से मेरे दोस्त डेसिमल हटाओ। एलसीएम हो या एचसीएफ, अगर डेसिमल वाले नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालना हो तो आप डेसिमल हटाकर नीचे 100 लिखें। ठीक है, 2 अंक है तो 100, 1 अंक है तो 10। मतलब है कि डेसिमल हटाकर नीचे एक पर जीरो लिखिए। लिख दिया। अब मेरी एक बात याद रखना, यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक था, मैंने 2 जीरो लिखा। 1 अंक था, 1 जीरो लिखा। यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक था, 3 जीरो लिखा। बस इतना याद रखना कि कभी भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यानी जहां डेसिमल वाली एलसीएम एचसीएफ है, आप बस इतना कर लेना कि डिनोमिनेटर में शून्यों की संख्या सेम कर लेना। ठीक है, अब यहाँ 3 जीरो है ना, तो मेरे मित्र आप यहाँ भी 3 जीरो बना दो। तो 3 जीरो बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ा, तो 100 से ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। यहाँ 2 जीरो है ही, 3 जीरो चाहिए, तो 1 जीरो से यानी 10 से, तो 10 से नीचे भी गुना करोगे, 10 से ऊपर भी करोगे। ठीक है, तो इस दौरान हमने मेरे दोस्त क्या किया है, इस दौरान हमने सबके डिनोमिनेटर में शून्यों की संख्या समान कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि 3 घंटियां इतना 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 समय अंतराल पर बजती है, इतना 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 समय अंतराल पर बजती है, मैं इसको एक साथ बजा देता हूं, फिर से ये अपने से एक साथ कब बजेगा? तो मेरे दोस्त, वो समय कुछ और नहीं, जितना जितना टाइम में ये रिपीट कर रहा है उस टाइम का एलसीएम होगा। अब जैसे ही आप एलसीएम फाइंड करोगे, तो मेरे दोस्त फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होता है? न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो ये देखिए, हजार 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 का, हजार 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 का कॉमन तो हजार ही हो जाएगा, लेकिन 250, 100 और 125 का जो एलसीएम होगा वो मेरे दोस्त क्या होगा? 500 होगा। तब तो ये सीधा हमारा 0.5 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0.5 होगा। अब ये देखिए, अगर आपका ए बटे बी बटे सी, और सॉरी, ए अपॉन बी, मेरे दोस्त सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, यदि इसका आपसे एलसीएम मांगे, ठीक है, तो क्या करोगे? किसी भी भिन्न का जो एलसीएम होता है वो में निकालते समय आप जो आपका न्यूमरेटर है उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर है बी डी और एफ, मेरे मित्र इसका आपको एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है भाई, फिर आप यहाँ पे देख लो, अगर आपने ऐसा कभी किया कि ए बाई बी, सी बाई डी और ई अपॉन एफ, ठीक है, आओ मेरे दोस्त, कंफ्यूजन हो गया था भाई। मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, ए बाई बी, सी बाई डी, ई बाई एफ, अगर आपको भिन्न का एचसीएफ मांगेगा तो अंश का एचसीएफ होगा और हर का एलसीएम होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। और भिन्न का एलसीएम मांगेगा, सॉरी, भिन्न का एचसीएफ मांगेगा तो अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम, और अगर फ्रैक्शन का एलसीएम मांगेगा तो न्यूमरेटर का एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए
अब चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ो। अब थोड़ा सा इनसे मिलो और देखो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन क्या है। देखिए, देखिए, क्या देखिए, ये तो कटिए गया, गया। एलसीएम एचसीएफ जो है ना ऑप्शन एस पढ़ाने वाला चीज़ है, ऑप्शन ए नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। रुकिए, एगो पुराना पुराना इसका होगा स्लाइड। ओह, बताइए। आप मेरे दोस्त ध्यान दो, देखो ये क्या कहता है, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनके बीच 1001 कलम और 900, सॉरी मेरे दोस्त, 910 है। देखिए, 910 पेंसिल को बांटा जाना है, ठीक है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, 1001 इतना पेन डिस्ट्रीब्यूट करना है और 910 इतना मेरे दोस्त हमारा पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब हम आपसे जो पूछते हैं वो जवाब दीजिए मेरे दोस्त। देखो, ये जानते हो, कुछ छात्र हैं जिनके बीच इतना कलम बांटना है, इतना पेंसिल बांटना है। कुछ किताब हैं जिनको स्टेको में सजाना है, इतना फिजिक्स का किताब, इतना केमिस्ट्री का किताब, इतना मेरे दोस्त बायो का किताब है। 3 प्रकार का दूध है, कॉ मिल्क, टोंट मिल्क, डबल टोंट मिल्क, है ना। ये मेरे कदम इतने, इसके कदम इतने, इसके कदम इतने। मेरे दोस्त मेरा कहना ये है, कहता है कि 3 प्रकार के फल हैं, केला के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं। इनको इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ों की संख्या हो। बताओ कम से कम कितनी पंक्ति बनेगी, अधिक से अधिक कितनी पंक्ति बनेगी। तो मेरे दोस्त मेरा सवाल ये है कि हम्म, फिर तो ऐसे ही आया। हम्म, देखिए ई हट नहीं सकता है ये, उसको हटा करके ऊपर कर दीजिए ना, अपने आ जाएगा। मेरे दोस्त थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ी सी मेरे दोस्त यहाँ पे फॉन्ट ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन कट जा रहा है। और एलसीएम एचसीएफ जो है ना, चूंकि ये ऑप्शन से ही पढ़ाने की चीज़ है, और मैक्सिमम क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही सॉल्व करते हैं। हम नहीं, सभी लोग जितने भी मेंटर्स हैं, आप हैं,
सब लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऑप्शन से होना भी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व करने वाला ये टॉपिक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन का यूज़ होता है इस टॉपिक के अंदर। और मेरे दोस्त, आप लोग जितने भी लाइव हो, जिस भी बैच में पढ़ते हो, मैं आपसे बस ये कहता हूँ कि आप काम करो। हजारों छात्रों, हजारों नहीं, मैं लाखों कह दूं तो भी मेरे दोस्त कम पड़ जाएगा। आज के टाइम पर पिछले 24 साल से हिंदुस्तान के ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं जहां पर प्लेटफॉर्म का प्रोडक्ट नहीं है ना। तो इसीलिए मेरे दोस्त, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुराना और सबसे विश्वसनीय अगर कोई संस्थान है तो वो मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसलिए आप लोग प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अंतिम अंजाम देंगे, और हम लोग पूरी तरह से आपका साथ देंगे, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, एक और आ गया, अमरीश अंबानी ऑफिशियल नाम का लड़का। देखो मेरे दोस्त, मैं पूरा दिन टीआरई वाले का क्लास लिया हूँ, पूरा दिन एप्लीकेशन पे क्लास चला है ना। फिर भी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए, तो जब तक बनता है मैं कोशिश करता हूं एक सवाल आपको समझाऊं। मेरे दोस्त ध्यान दो, इस प्रकार के जब भी कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप इस तरह के प्रश्नों में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, और ये देखना कि किसके मैक्सिमम होने की बात कर रहा है, किसके अधिकतम होने की बात कर रहा है। क्योंकि जिसके अधिकतम होने की बात करेगा, एचसीएफ से डायरेक्ट वही आएगा। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो एचसीएफ वाली कंसेप्ट, यानी एचसीएफ ही इसके कंसेप्ट है। कहोगे वो कैसे? अब देखो, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या होगी? जिनके बीच 1001 पेन को बांटना है और 910 पेंसिल को बांटना है। इस बात का ध्यान रखना है कि पेन और पेंसिल समान संख्या में सभी को प्राप्त हो। यानी अगर किसी को पेन 5 मिल गया है तो सबको 5-5 मिलना चाहिए, और अगर पेंसिल 2 मिल गया है किसी एक व्यक्ति को तो सबको 2-2 ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो, अधिकतम संख्या होने का मेरे दोस्त किसको कह रहा है? अधिकतम, अधिकतम का सेंस किसके लिए है? छात्रों की संख्या के लिए है। आप चुपचाप मेरे दोस्त यहाँ पर एचसीएफ लीजिए। आप मेरे दोस्त एचसीएफ लोगे तो आपको यहाँ पर एचसीएफ 91 नजर आएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त बात को समझो, ठीक है, कि ये जो हमारा 91 एचसीएफ है, पता है आपको? ये 91 जो आप एचसीएफ देख रहे हैं मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थियों की संख्या है जिनके बीच पेन और पेंसिल बांटा जाना है। अब आप बताइए, अगर 91 विद्यार्थी के बीच 1001 पेन बांटा जाएगा तो सबको कितना कितना मिलेगा? 91 से मेरे दोस्त एक, 91 कम 91, 91 कम 91 यानी 11। 91 से 11 टाइम्स में जाएगा, और मेरे दोस्त 91 से 10 टाइम्स में जाएगा। यानी आपको मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1001 पेन सब में बांटा जाएगा तो सबको 11-11 मिलेगा, और अगर 910 पेंसिल बांटा जाएगा तो सबको 10-10 मिलेगा। मेरे दोस्त आप जानते हो, ये 10 और 11 21, ये 21 पता क्या है? हर स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को मिलने वाला, मिलने वाला क्या? समान। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को 21-21 मिलेगा, और कितने में बांटा जाएगा? 91। तो चूंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ही मांगा था, तो 91 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वाह।
चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा आप क्या कहेंगे कि विजिबिलिटी प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ध्यान दो। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी गणित विज्ञान में विज्ञान की किताबें 3 सेट में 336, 240 और 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस प्रकार स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी हुई है। तो स्टेकों की संख्या क्या होगी? अब देखो मेरे दोस्त, आपके पास अंग्रेजी के 336 बुक हैं, आपकी मैथ्स के 240 और साइंस के 96, 3 सब्जेक्ट के बुक्स रखे हुए। आप जब कहीं बुक बुक कॉर्नर पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि अलमीरा, छोटे छोटे अलमीरा बनाकर, ठीक है, मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, रीजनिंग की बुक, वो पूरा स्टेक लगा लगा के रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें यही कह रहा है कि 3 प्रकार के हमारे पास बुक्स हैं, मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है। आप इन्हें स्टेकों में सजा कर रखिए और ये ध्यान रखिए कि स्टेकों की हाइट समान होनी चाहिए। जानते हो, स्टेकों की हाइट समान होने का मतलब है कि प्रत्येक स्टेक में बुक्स की संख्या इक्वल। ठीक है, और दूसरी बात कह रहा है विषय बार होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज का मतलब अगर साइंस की बुक है तो सिर्फ साइंस की होनी चाहिए, अगर इंग्लिश की बुक है तो सिर्फ इंग्लिश की, और मैथ्स की बुक है तो सिर्फ मैथ्स की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैथ्स में साइंस और साइंस में मैथ्स को इंक्लूड नहीं करना है, सेपरेट रखना है। तब तो मेरे दोस्त और दूसरी बात, ये भी इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कुछ बुक बाहर से ले आना है या कुछ बुक बाहर भेज देना है, बिल्कुल भी नहीं। तो आज भी ये क्वेश्चन उसी सेंस में है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक नंबर सेलेक्ट करना होगा, एक नंबर, और वो नंबर ऐसा होगा जो लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, और ये तीनों को डिवाइड करने वाला होगा, क्योंकि अगर तीनों को डिवाइड नहीं करेगा तो फिर हमारे स्टेक में बुक्स की संख्या समान कैसे होगी? क्योंकि यहां पर सबसे पहले यही जजमेंट करना होता है कि स्टेक, प्रत्येक स्टेक में बुक्स कितने होंगे। तो प्रत्येक स्टेक में बुक्स कितने होंगे, इसके लिए आपको एचसीएफ लेना होगा। ठीक है, किसका? 336 का, ठीक है भाई, 240 का और 96 का। ओके, जल्दी से आप एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कैसे? किन्हीं दो नंबर के डिफरेंस से। आइए हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, जो नज़दीकी हो उन्हीं का डिफरेंस लेना। ठीक है, तो किसका डिफरेंस ले लें? कौन नज़दीकी ज़्यादा है? 60 और 36, ये ज़्यादा ठीक है। तो मेरे मित्र ये हमारा 96। तो मैं देख रहा हूँ कि 96 के जो डिफरेंस आए हैं, आपको पता है ना कि दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होता है उन्हीं में से किन्हीं दो का अंतर होता है। तो किन्हीं दो का अंतर होता है या अंतर का कोई फैक्टर होता है। तो आज इन दोनों का अंतर 96, 96 मेरे दोस्त इन्हें तो काट देगा, लेकिन 96 इसे नहीं काट पाएगा, इसलिए 96 एचसीएफ नहीं होगा। अगर 96 तीनों को काट देता तो वही एचसीएफ हो जाता। तो जब 96 नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कुछ इसका फैक्टर ब्रेक करना होगा। फैक्टर ब्रेक करने का मतलब है कि 96 को आधा कर दो, 48। अब ये देखो, 48 से ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 48 से ये 5 बार में जाएगा, 48 से 2 बार में जाएगा, यानी 48 तीनों को विभाजित कर रहा है। तो मेरे दोस्त एचसीएफ हो गया 48। और जानते हो ये 48 क्या है? ये है नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है। क्या है मेरे दोस्त? नंबर ऑफ बुक्स। ये किताबों की संख्या है, किसमें? प्रत्येक स्टेकों में। ठीक है, प्रत्येक स्टेकों में। तो मेरे दोस्त देखिए, प्रत्येक स्टेक में बुक्स की संख्या, कहने का मतलब साफ हो गया कि हम 48 बुक का स्टेक लगाएंगे। अब कितने स्टेक बनेंगे? स्टेक अब न काउंट करेंगे कितना स्टेक बनेगा, पहले तो हमें यही डिसाइड करना होगा कि प्रत्येक स्टेक में बुक कितने हैं। तो प्रत्येक स्टेक में बुक रहेंगे 48। अगर आप 48 बुक का स्टेक बनाओगे तो मेरे मित्र 336 बुक के कितने स्टेक बनेंगे? तो 48 से 336 में भाग दे दो, 7 स्टेक बनेंगे। 48 पचे 240, 5 स्टेक बनेंगे। 48 दूनी 96, 2 स्टेक बनेंगे, है ना। तो टोटल स्टेक देख लो कितने होंगे, टोटल स्टेक हो जाएंगे 14। तो मेरे दोस्त हमें स्टेकों की संख्या मांगा था 14, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टेकों की संख्या मांगा था 14, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप में से किसी ने भी अगर 48 लगाया होगा तो उसका गलत हो जाएगा।
हो गया? आओ ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि सर आप प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन कराओ, चैप्टर वाइज मत कराओ। कुछ बच्चे कहेंगे चैप्टर वाइज कराओ। तो मैं आपके लिए दोहरी व्यवस्था रखूंगा। 3-4 दिन और रुको, टीआरई वाले का पेपर होने दो, उसके बाद एक सीरीज मिक्स क्वेश्चन का लेके आऊंगा, एक सीरीज चैप्टर वाइज का लेके आऊंगा। जिसको चैप्टर वाइज की जरूरत होगी वो चैप्टर वाइज में पढ़ना, जिसको मिक्स क्वेश्चन की जरूरत होगी मिक्स क्वेश्चन में पढ़ना। ठीक है? ओके, थैंक यू। आइए देखो, हमें कह रहे हैं कि मान लें कि x वह लिस्ट नंबर है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए, यानी x एक छोटी संख्या है जिसको 2000 में जब हम जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या इन सब से विभाज्य हो जाती है। तो बताइए x के अंकों का योग क्या होगा? सबसे पहला सवाल तो यह है मेरे दोस्त कि जो इन चारों से डिविजिबल होगा, जो 12, 16, 18 और 21 से डिविजिबल होगा, वो इनका एलसीएम होगा। ठीक है? अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? तो एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे बड़े नंबर को एलसीएम निकाल फाइंड मान लो। 21 सबसे बड़ा है, 21 को एलसीएम मान लिए। अब कंपेयर कर लो। अब 18 देखो, ये 6 18, 21 7 21, तो 6 18, 21 7 21, तो 21 में 3 तो है लेकिन एक 6 नहीं है, तो 6 से गुना करना होगा। ठीक है? तभी तो 21 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। अब कंपैरिजन मेरे दोस्त हम 16 का करते हैं। ये 8 दूनी 16 है। अब 21 में 2 है नहीं, 6 में 2 है, तो 2 तिया 6, एक ही 2 है। अब 16 में 4 गो 2 है, 4 पीस 2 है ना? लेकिन यहाँ पर एक ही पीस 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे दोस्त 8 दूनी 16 और यहाँ 3 दूनी 6, एक 2 तो है लेकिन 3 2 नहीं है, यानी 8 से गुणा करना होगा। अब 12 से कंपेयर करो, तो 12 12 क्या होता है? 6 दूनी 12, तो 6 भी है, 8 में 2 भी है। तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा 1008। बाकी आपको एलसीएम जैसे निकालना होता होगा आप वैसे निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो मेरे दोस्त, 1001 हमारा एलसीएम हुआ, यानी 1008 इन चारों से कटने वाली सबसे छोटी नंबर है। जबकि हमें क्वेश्चन क्या कहा? एक्स वो छोटी सी नंबर है जिसको 2000 में जोड़ें तो इनसे कटे। तो मेरे दोस्त मुझे इन सब से कटने वाली नंबर चाहिए, लेकिन 2000 से जस्ट बड़ा चाहिए। तो अगर 2000 से जस्ट बड़ा चाहिए तो इसी को डबल कर दो। जैसे ही डबल करोगे तो मेरे मित्र क्या होगा? 2016। ठीक है? यानी कि 2000 से जस्ट बड़ा, 2000 से जस्ट बड़ा वो नंबर है 2016, जो 12, 16, 18 और 21 से डिविजिबल हो जाए। यानी हमें स्पष्ट हो गया कि वो 2000 में जिस नंबर को जोड़ने की बात कर रहा था, ठीक है, एक्स को जोड़ने की बात कर रहा था, वो एक्स कुछ और नहीं मेरे दोस्त, एक्स वो कुछ और नहीं, ये 16 ही था। ठीक है? एक्स कुछ और नहीं, ये 16 ही था। हमें क्या चाहिए? एक्स के अंकों का योग। तो 16 के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 7। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 7 होगा। जिसने भी 7 बनाया होगा बहुत अच्छा है, जिसने 7 नहीं बनाया होगा उसका गलत हो जाएगा। ठीक है? चलो, थैंक यू। आओ मेरे दोस्त, अब जैसे देखो बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर भी एलसीएम से आप डायरेक्ट सवाल दिखा था, एलसीएम एससीएफ से। उसमें भी लैंग्वेज वाली बहुत अच्छा सवाल हम आपको वो दिखाएंगे। ठीक है? आप बस काम करो। पहले हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन कराया है 2.0628 बाय अमरजीत सर, वहां जाके देखो आपको क्वेश्चन दिखेगा। मान लें x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु जब 9 से भाग देते हैं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचता। x के अंकों का योग क्या होगा? अब देखो, x वो लिस्ट नंबर है जिसमें इन सब से भाग देंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, और जब 9 से भाग देंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो भाई अगर x में हमने 9 से जब डिवाइड किया, ठीक है, तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब है x में जब हम 9 से भाग दिए तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब x जो है वो 9 से डिविजिबल है। x जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है? और आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर 9 से कटेगा ना, उसके अंकों का योग भी 9 से कटेगा।
तो चूंकि x 9 से कट रही है तो x के अंकों का योग भी 9 से कटेगा। तो देखो x के अंकों का योग ही मांगा है, तो क्या इसमें है कोई x का सम ऑफ डिजिट जो 9 से कटने वाली है? बिल्कुल है। सम ऑफ डिजिट हमें 18 जो दिख रहा है वो 9 से डिविजिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 होगा। x के अंकों का योग 18 होगा। बिना बनाए सॉल्व कर लिया आपने। लेकिन अगर मैं मेरे दोस्त इसको मैथड से बनाना चाहूंगा तो कैसे बनाऊंगा वो देखो। 5 से, 6 से, 7 से और मेरे दोस्त 8 से। ठीक है, 5, 6, 7 और 8 से मेरे मित्र इन चारों नंबर से भाग दूंगा तो 3 रिमाइंडर आएगा, यानी वो नंबर इन चारों के एलसीएम से कितना ज्यादा होगा? 3 ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 3 ज्यादा होगा। अब जल्दी से एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा मेरे दोस्त, तो अब बगल ही में ले लीजिए कहीं एलसीएम। 8 बड़ी नंबर को एलसीएम मानो, 7 से कंपेयर करो तो डायरेक्ट 7 से गुना होगा, क्योंकि 8 7 का कोई रिलेशन नहीं है। 6 2 तिया 6, 4 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 4 दूनी 8। 8 में 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 से करना होगा। 5 5 का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो 5 से भी गुना करना होगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से 5 15 15 120 120 और 7 क्या हो जाएगा? 840। 840 और प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? ये 843। जानते हो मेरे दोस्त डिविजिबल होने का मतलब क्या? इन सब के एलसीएम का मतलब क्या हुआ? इन सब से कटने वाली। लेकिन अब मुझे कटने वाली नहीं चाहिए, इन सब से भाग दूं तो 3 रिमाइंडर चाहिए, यानी कि डिविजिबल होने से 3 ज्यादा। तो डिविजिबल होने वाली इन सब से जो सबसे छोटी नंबर है वो 840, इससे 3 ज्यादा चाहिए तो 843 चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त ये भी ध्यान रखना होगा कि 9 से कटना भी चाहिए। अब 843 9 से डिविजिबल है नहीं, तो हम इस नंबर को नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या लेना होगा? एलसीएम के मल्टीपल, यानी कि एलसीएम के किसी मल्टीपल से 3 ज्यादा लेना होगा। अब आप सोच रहे हैं किस मल्टीपल से 3 ज्यादा? तो एलसीएम के उस मल्टीपल से 3 ज्यादा लेना होगा जिससे कि 9 से कट जाए। अब मेरे दोस्त अगर इसको 9 से कटने के लायक बनाना है तो थोड़ा टेक्निक लगाना होगा। क्या टेक्निक? तो 9 से कटने वाली नंबर को आपको छोड़ते चलना होगा। अब 840 में डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है 9 9 में 81, यानी 810। ये तो 9 से कट जा रहा है, साइड कर दो इसको। अब 840 में 810 को अगर हम साइड कर देंगे तो बचेंगे कितने? 30 30। अब 30 के में 9 तिया 27, 27 तो कट जाएगा 9 से। पहले मैंने 9 में 81, 810 साइड किया, बच गया 30 के। अब 30 में 9 तिया 27, 27 के भी कट जाएगा। तो अब कितने बचेंगे? तो अब केवल और केवल 3 के बचेंगे। आप जोड़ के देख लो, 840 हो जाएगा। तो ये 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, बस इसे 9 से कटने के लायक बनाना है। तो 3 के और प्लस में 3 भी तो है। आप कहोगे हाँ सर। तो यहीं से मेरे दोस्त आपको दिख जाएगा कि के का मान अगर हम 2 रख देते हैं, ठीक है, तो 3 दूनी 6 3 9, बिल्कुल 9 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि के के दूसरे मान पर ये 9 से कट जाएगा। तो आइए के का वो दूसरा मान रखिए। तो 840 गुने 2 और प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 1680। अब प्लस 3 1683। जानते हो x का यही वो मान है, x का यही वो मान है जिसमें इन तीनों से भाग देंगे, सॉरी चारों से, तो 3 रिमाइंडर आएगा। लेकिन 9 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मुझे x का मान मांगा था? नहीं, x के अंकों का योग। अब 1683 है। अगर हमें सम ऑफ डिजिट निकालना है तो ये 7 और 8 15, 15 3 18, 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरे दोस्त एकदम अच्छे से काम करो और बहुत मजे से आप देखो। हो गया होगा? चलो थैंक यू। हो गया मेरे भाई ये? ओके, आ जाओ आप यहां पर। अब देखो ये क्या है। देखो ये हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा और लौसा इतना इतना है। पहली संख्या में 2 से भाग देंगे तो भागफल 44 आएगा। दूसरी संख्या क्या होगा? पीछे मैं बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का आंसर 132, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अभी अभी जो आपने सवाल किया था एकदम सिमिलरली वैसा ही सवाल है, लेकिन वहां क्या था? सम ऑफ डिजिट मांगा था और यहाँ डायरेक्ट नंबर मांगा है, तो हम यहाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। वह लिस्ट नंबर बताइए, वह सबसे छोटी नंबर बताइए जिसमें 16 12 20 और 25 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 4 रिमाइंडर आएगा। लेकिन जब हम 7 से डिवाइड करें तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आए।
अब 7 से डिवाइड करने पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, इसका मतलब वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आपके पास टाइम है तो आप चेक कर लीजिए कि 7 से डिविजिबल कौन है। हो सकता है कि दो दो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाए, तो फिर आपका टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करें, एक तरीके और है, ठीक है, जो कि बिना बनाए आप सॉल्व कर सकते हो। वो तरीका ये है कि जब मैं इन सब से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर आए, 4। उन सब से भाग दूं तो 4 रिमाइंडर आए। भैया भाग देते हैं तो 4 रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर कब आता है, जब डिविजिबल होने से ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उन चारों से भाग दे रहे हैं तो 4 रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो नंबर है वो डिवाइड होने से 4 ज्यादा है। किससे डिवाइड होने से, इन चारों से डिवाइड होने से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो 4 ज्यादा है तो आप तुरंत 4 कम कर लीजिए। तुरंत आप जैसे ही 4 कम करेंगे तो मित्र मेरे ये 18,000 हो जाएगा, ये 17,996 हो जाएगा, ये तुम्हारा 17,998 हो जाएगा, और ये तुम्हारा मेरे दोस्त 17,000 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखो 4 रिमाइंडर आना है, मतलब डिवाइड होने से 4 ज्यादा है, तुरंत 4 कम कर दो। अब जैसे ही आपने 4 कम किया तो ये डिविजिबल होने वाली नंबर है ना, ये डिविजिबल होने वाली नंबर है। अब डिविजिबल होने वाली नंबर है किससे, डिविजिबल होने वाली नंबर है 16 से, 18 से, 20 से, और मेरे दोस्त 25 से। सबसे पहली बात, 25 से अगर कोई संख्या, अगर कोई नंबर 25 से कट रही हो तो ये तभी संभव है जब उसका लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटने वाली हो, यानी 00। ठीक है, या 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, यानी आखिरी का 2 डिजिट यही होना चाहिए। देखो आखिरी का 2 डिजिट यही है क्या, नहीं। यहां तो मेरे दोस्त 25 से तो ये कटने वाला नहीं है। ठीक है, 25 से ये कटने वाला है, 25 से ये कटने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। 25 से ये कटने वाला है, हाँ कटने वाला है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए। लेकिन अब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि ये 18 से भी कट रहा है, और मेरे दोस्त जो संख्या 18 से कटेगा वो कंफर्म है कि 2 और 9, यानी कि 9 से भी कटेगा, और 9 से वही संख्या कटेगा जिसके सम ऑफ डिजिट 9 से कटेंगे। क्या 1700 के अंकों का योग तो 8 ही होगा, ये तो 9 से नहीं कटेगा, लेकिन हाँ इसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा और ये 9 से कट जाएगा। तो केवल और केवल डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब बिना बनाए भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सर अभी ये क्लास कब तक होगी, 11 बजे तक। आपके लिए मेरा टाइमिंग है 9 बजे से 11 बजे। ठीक है, मैं 2 घंटे आपको पर डे पढ़ाऊंगा। ओके, ध्यान दो। अब मेरे दोस्त देखो, इसी क्वेश्चन को मैं मेथड के थ्रू बताता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त। एलसीएम अगर एक दिन में नहीं होगा तो कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त हम कंप्लीट करें, पार्ट 2 होगा इसका। अब ध्यान दीजिए, अब इसी चीज को हम मेथड से बना सकते हैं। कहिएगा वो कैसे, मेरे भाई इन सब से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा जो नंबर होगा वो एलसीएम से 4 ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो जी एलसीएम कैसे फाइंड करोगे। सबसे बड़ी नंबर 16, 18, 20 और 25 में सबसे बड़ा तो 25 है। अब कंपेयर कर लो, 20 से करोगे 4 पंचे 20, 5 पचे 25, 4 की जरूरत है, 4 से गुना कर दो। 18 दोनों में 18, 2 तो है 4 में लेकिन 9 नहीं है। फिर देखो 16, 16 होता है 4 चौके 16, तो एक 4 है, उसके अलावा 2 तो है नहीं। 4 चौके 16 में एक 4 है, एक 4 की जरूरत और है। तो मेरे दोस्त ये सीधा सीधा हमारा 3600 नजर आ रहा है। यानी आपने ये देख लिया कि एलसीएम जो हमारा है वो 3600 है। तो 3600 तो कटने वाली नंबर है, मुझे कटने से 4 ज्यादा चाहिए, यानी मेरा जो नंबर होगा वो 3604 होगा। लेकिन ये तब होगा जब लास्ट में लिखा है ना, इन सब से भाग दूं तो 4 रिमाइंडर, लेकिन 7 से भाग दूं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं, यानी 7 से कटने वाली चाहिए। तो 7 से भाग दे के देखिए नहीं कट रहा है, तो 7 से भाग देकर देखा मैंने, नहीं कटा, इसका मतलब मैं ये नंबर नहीं ले सकता। तो फिर मुझे क्या लेना होगा, तो मुझे एलसीएम के मल्टीपल में आना होगा, यानी 3600 के पहले मल्टीपल से काम नहीं बना। तो मेरे दोस्त अब हम ढूंढना होगा हमें कि एलसीएम का कौन सा मल्टीपल लूं और 4 ऐड कर दूं। एलसीएम के किस मल्टीपल में 4 ऐड कर दूं ताकि ये 7 से कट जाए, यानी इसको 7 से कटने वाली बनाना है। तो 7 से कटने वाली बनाने के लिए थोड़ा सा टेक्निक यूज करो। क्यों,
मेरे दोस्त यहाँ पर के का मान रखना आसान नहीं है। के का मान रखोगे कितना गुना करोगे, बड़ा नंबर है, थोड़ा छोटा कर लो। 7 से डिविजिबल चाहिए, 7 से डिविजिबल को हटाते चलो। अब 3600 में 3500 तो 7 से कट ही जाएंगे। आप कहोगे हाँ, बचेगा 100। 100 में 7 से भाग देंगे, 14 सत्ते 98, यानी 98 के भी हमारा 7 से कट जाएगा। इसका मतलब 3598 तक जो है वो 7 से डिविजिबल हो गया। तो फिर बचा कितना, केवल और केवल 2 के, और साथ में क्या है मेरे मित्र, 4। इस प्रकार मेरे दोस्त ये 7 से कट रहा है, ये कट रहा है, बस इसको 7 से कटने के लायक बना दो। इसके लिए इसमें 1 से के का मान 1 रखोगे, 2 4 6 बिल्कुल भी नहीं। के का मान 2 रखोगे, 4 और 4 8, 3 रखोगे नहीं, 4 रखोगे नहीं। लेकिन के का मान जैसे ही 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 4 14, जो 7 से कट जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि हमारे एलसीएम के 5वें मल्टीपल से 4 ज़्यादा, यानी 18,004, यही वो नंबर होगा। तो मेरे दोस्त आपने आराम से 18,004 निकाल लिया, आपने मेथड से भी बनाना सीख लिया। पढ़ते पढ़ते अब दिमाग हैंग कर रहा है। काहे दिमाग हैंग कर रहा है ब्रदर? ब्रदर दिमाग बिल्कुल भी हैंग नहीं करना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। है, तुम सोचो जरा सा, सुबह 8 बजे से लेकर मैं लगातार क्लास ले रहा हूं, ठीक है, मुझे क्या दिक्कत हुआ? कहीं दिक्कत नहीं हुआ। ओके, आओ देखो। देखो ये क्या कह रहा है कि मान लिया जाए 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है, यानी 6 डिजिट का जो लिस्ट नंबर है वो n है, जिसमें जब हम इन चारों नंबर से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में 2 रिमाइंडर आता है। तो n के अंकों का योग क्या होगा? ठीक है, सबसे पहली बात, ये जो सम ऑफ डिजिट वगैरह मांगता है ना, तो मेरे दोस्त वहां पे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, अब आप यहां पर समझो ऐसे, 6 डिजिट, अगर 6 डिजिट का आपको लिस्ट नंबर लिखना है, लिस्ट नंबर यानी सबसे छोटी संख्या, तो 6 डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होगा? 1 पर 5 जीरो होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इसके करीब जाना है और इसके करीब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो मेरे दोस्त जिसमें इन सब से भाग दे तो 2 रिमाइंडर आए। सबसे पहली बात आप ये सुनो, वो नंबर भूल जाओ, ये सब चीज मेरे दोस्त भूल जाओ। बस आप इतना पढ़ो कि इन सब से भाग दें तो 2 रिमाइंडर आए। वो नंबर क्या होगा? भाग लगने वाली नंबर से 2 ज्यादा होगा। किससे भाग लगने वाली? इन चारों से भाग लगने वाली। इन चारों से भाग लगने वाली जो नंबर है वो इन चारों का एलसीएम मेरे दोस्त 60। ठीक है, 60। तो 60 तो हो गया इन चारों से कटने वाली, हमें इससे 2 ज्यादा चाहिए, यानी मेरे दोस्त 62। लेकिन 62 अगर हम लेते हैं तो क्या मेरे दोस्त वो 6 डिजिट के 6 अंकों की न्यूनतम संख्या के करीब है क्या? नहीं ना। इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते। अब आप वो नहीं ले सकते हो, इसका मतलब है कि आपको एलसीएम के मल्टीपल में बढ़ना होगा। यानी आपको सबसे पहले, अरे 2 तो कभी भी जोड़ लेंगे रिमाइंडर बचने के लिए, हमें वहां पहुंचना है कहाँ? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पास एक ऐसी नंबर ढूंढना है जो इन सब से कटे, और जो इन सब से कटेगा वो इनके एलसीएम 60 से भी कटेगा, है ना। तो हम तुरंत क्या करेंगे, 60 से मेरे दोस्त इसमें डिवाइड करेंगे। अब जैसे हम 60 से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो मेरे दोस्त देखो यहां पे क्या होगा, 60। तो आप यहां से देखोगे मेरे दोस्त 40 आएंगे, 6 6 36। आप फिर से देखोगे 40 आएगा, फिर 6 6 36। आप मेरे दोस्त फिर से देखोगे कि 40 आएगा। कितने जीरो आ गए? एक यहां पर आए, एक यहां पर आए, और अब एक और तैयार है, बट कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त आपका। हाँ बिल्कुल 40 आना ही आना है, ये 40 आपको रिमाइंडर बचना है, ठीक है, लेकिन आपको डिविजिबल होने वाली चाहिए। तो मेरे भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ऐसा चाहिए जो 60 से डिविजिबल हो, है ना। अब सवाल ये है कि जब हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 60 से भाग दे रहे हैं तो ये रिमाइंडर आ रहा है, मुझे डिविजिबल होने वाली चाहिए, रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या करें?
डिविजिबल वाली बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब कचरा, या तो आप कचरा को इसमें से हटा दो। तो जैसे ही आप 40 को इसमें से हटाओगे ना, 40 घटाते ही ये 6 अंकों वाली नहीं 5 अंकों वाली हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर पीछे जाने का कोई स्कोप नहीं है। तो मेरे मित्र घटा नहीं सकते हैं तो जोड़ तो सकते ही हैं। तो क्या जोड़ना है, इतना जोड़ना है कि कचरा जो है वो काम के लायक हो जाए। तो देखो हमें 60 से डिविजिबल चाहिए ना, तो 40 में क्या जोड़ दें कि 60 से कट जाएगा, तो कम से कम आपको 20 जोड़ना होगा ताकि 60 से 60 कट जाएगा। अब इसमें 20 जोड़ने का मतलब है इसमें 20 जोड़ना। ठीक है, आप जैसे ही 20 जोड़ोगे तो मेरे मित्र ये क्या हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर आप देखोगे 1,20,000 हो गया। अब 1,20,000 मित्र ये वो नंबर है जो डिविजिबल होने वाली है, लेकिन मुझे डिविजिबल होने वाली नहीं चाहिए, मुझे डिविजिबल होने वाली नहीं चाहिए, मुझे दो रिमाइंडर चाहिए। इसलिए हम दो मेरे दोस्त इसमें ऐड कर रहे हैं। आप जैसे ही दो ऐड करोगे तो मेरे दोस्त ये 1,22,000 हो जाएगा, 1,22,000 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, तो मेरे मित्र आपका एन का मान निकल गया, यही तो है एन का मान, यही तो है आपके एन का मान। ठीक है, जो 6 अंकों की सबसे छोटी नंबर है जिनमें उन सब से भाग देंगे तो दो रिमाइंडर आएगा। मुझे क्या चाहिए, इसका सम ऑफ डिजिट। अब देखिए अगर मुझे इसका सम ऑफ डिजिट चाहिए तो सम ऑफ डिजिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 2 2 4 और 1 5, मेरे मित्र सम ऑफ डिजिट 5 हो जाएगा, सम ऑफ डिजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मेरे दोस्त प्रयास किया है यहां पर आपको समझाने की ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। आइए अब मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और एलसीएम एचसीएफ के तुरंत मेरे दोस्त अब 5 क्वेश्चन कम से कम और करते हैं। ध्यान दो ये क्या है, कह रहा है कि एक आयताकार आंगन जिनकी लंबाई 3.78 मीटर और चौड़ाई 5.25 मीटर, एक समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को उसमें लगाया जाना है, तो ऐसी टाइल्स की अधिकतम आकार क्या होगी। अब देखो मेरे दोस्त, आप ये देखोगे टाइल्स का डायमेंशन 3.78 एंड 5.25 है। ठीक है, अब अपने पास एक आयताकार आंगन है और मेरे दोस्त इस आंगन की डायमेंशन क्या है समझो। अगर इस आंगन की डायमेंशन की बात करेंगे, आप उसको सेमी में बदल दो क्योंकि ऑप्शन सेमी में है, तो मेरे दोस्त एक हो जाएगा आपका 550 सेमी और एक मेरे दोस्त हो जाएगा 378 सेमी। ठीक है, हमें कह रहा है कि टाइल्स की वो साइज बताओ, मतलब एक टाइल्स की आप साइज बताओ जिसको जब इसके अंदर लगाया जाएगा तो ये लंबाई को भी पूरा पूरा एडजस्ट कर लेगा और चौड़ाई को भी पूरा पूरा एडजस्ट कर लेगा, यानी कुछ भी बचेगा नहीं, ना टाइल्स को काटना पड़ेगा और ना ही टाइल्स बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो जानते हैं हमें एक ऐसी साइड यहाँ पर डिसाइड करना होगा जो कि इस पर भी पूरा पूरा एडजस्ट हो जाए और इस पर भी पूरा पूरा एडजस्ट हो जाए। पूरा पूरा एडजस्ट करने का मतलब ये है कि 15 20 25 मतलब टाइल्सों की संख्या जो है वो इंटीजर में लगे, दशमलव में नहीं। 4.25 गो टाइल्स, 10.5 गो टाइल्स, ऐसा नहीं, 10 टाइल्स या 11 टाइल्स। तो अगर टाइल्स की संख्या इंटीजर में होना है, इसका मतलब टाइल्स का जो साइज होगा ना वो ऐसा साइज होगा जो 525 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा और 378 को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा, क्योंकि जब तक इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगा तब तक टाइल्स की संख्या इंटीजर में नहीं होगी, चाहे वो लंबाई पर चाहे वो चौड़ाई पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला होगा वो कुछ और नहीं, इन दोनों का HCF होगा। ठीक है, अब इन दोनों का HCF होगा, क्योंकि ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त पहले 14 का ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं 14 से, यानी एक इवन नंबर से एक ऑड नंबर तो नहीं कटेगा, ये तो मेरा नहीं जाएगा। इसके बाद हमारे पास 21 बचता है, 21 से मेरे दोस्त एक बार 16 168 8 बार में 21 दूनी 42 21 पंचे बिल्कुल, तो ये मेरे दोस्त हमारा 21 सेमी, यही आपके इस टाइल्स की साइज है। तो मेरे दोस्त हमारा आंसर 21 चला गया। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो HCF निकालना पड़ता, तो 21 क्या होता, इस टाइल्स की साइज होता।
और ये टाइल्स है कैसा, वर्गाकार टाइल्स है। जानते हो मेरे दोस्त, इसी में एक क्वेश्चन और, सिर्फ टाइल्स का साइज निकालने के लिए ही नहीं, आपसे इसी में मेरे दोस्त आप एक सवाल पूछा जा सकता है, टाइल्स की संख्या, कितना टाइल्स लगेगा। तो अगर टाइल्स की संख्या पूछ लेगा तो आप एक काम करना, जहां टाइल्स लगाना है उसकी एरिया ऊपर लिखना, टाइल्स लगाना है आयत में और इस आयत का एरिया लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, यानी 525 सेमी और गुने 378 सेमी। यहां पर हमें टाइल्स लगाना है, तो जिस एरिया पे टाइल्स लगाना है वो एरिया ऊपर और एक टाइल्स का एरिया नीचे। टाइल्स है वर्गाकार तो टाइल्स का एरिया हो जाएगा 21 और गुने 21। तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर, अरे भैया पर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही होता है, सेमी से सेमी गया, सेमी से सेमी चला गया, 21 एकम 21, 21 अठे और 21 से मेरे दोस्त ये 21 दूनी 42, 21 पंच 25 को 18 से गुणा करेंगे, 18 पचे 90, 18 दूनी 36, 36 और 9 कितना होगा 45, यानी मेरे दोस्त 450 टाइल्स लगेगा, 450 टाइल्स लगेगा। ठीक है, ये हमारा 450 टाइल्स हो जाएगा। हो गया, चलो थैंक यू। आओ मेरे दोस्त, अब ये क्वेश्चन हो चुका है, अब यहां से हम आगे चलते हैं। अब इसको देखना मेरे दोस्त, ये क्या है, दो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 400 मेरे दोस्त 56 वर्ग मीटर और 1032 वर्ग मीटर, दोनों भूखंडों में समान और अधिकतम क्षेत्रफल की कई क्यारियां हैं, मतलब मैक्सिमम एरिया वाला इक्वल इक्वल क्यारियों में बटा हुआ है ये दोनों खेत। हमें कहता है कि प्रत्येक क्यारी की लंबाई 8 मीटर हो, तो बताइए उसकी चौड़ाई क्या होगी। मित्र मेरे, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, तुम्हारे पास दो खेत हैं, एक खेत यहां है और मेरे दोस्त एक खेत तुम्हारा ये है। एक खेत का एरिया 1032 है, एक खेत का एरिया 1032 है और एक खेत की एरिया 456। हमें ये कहा गया है इन दोनों ही खेतों को क्यारियों में बांटा गया है। इस तरीके से होता नहीं है, गांव घर में देखता होगा, जब गेहूं का खेती होता है तो इस तरह से मेरे दोस्त क्यारियां बनाया जाता है, इस तरीके से, हाँ या ना, बनाया जाता है। तो हमें ये कहा गया है कि इस खेत के अंदर, मेरे मित्र अभी तो मैंने एक एग्जैक्ट संख्या में बना दिया है, बट ये एग्जैक्ट संख्या में हमें कैसे पता चलेगा बोर्ड पर, ठीक है। तो मेरे दोस्त आपको यही समझना है कि ऐसी क्यारियां इसमें भी बना है और ऐसी ही क्यारियां इसमें भी बना है, ठीक है। तो और कह क्या दिया है कि दोनों खेत में समान क्षेत्रफल, मतलब इक्वल एरिया में मैक्सिमम साइज का क्यारी बनाया हुआ है, जितना बनाया जाना संभव था। कहने का मतलब यह है कि ऐसा थोड़ी ना कि एक क्यारी बहुत बड़ा बना दिए उसके बाद छोटा छोटा बना दिए, जी नहीं, इक्वल साइज के क्यारियों से ये पूरा पूरा क्या है, डिजाइन किया हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या ऐसा भी होगा कि कोई क्यारी छोटा भी होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या किया होगा, इसके पूरे एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके और इसके पूरे एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करके क्यारी बनाया होगा। और आज संजोग की बात है कि इसका प्रत्येक क्यारी इसके प्रत्येक क्यारी के इक्वल है, ठीक है। इसका जो प्रत्येक क्यारी का साइज है इसके प्रत्येक क्यारी के साइज के इक्वल है, ठीक है भाई। तब तो हम यही कहेंगे कि ये दोनों का साइज अगर इक्वल है और बड़ा से बड़ा है, इसका मतलब है कि वो बड़ी सी बड़ी एरिया, वो बड़ी सी बड़ी एरिया जो मेरे दोस्त इसे भी पूरा पूरा डिवाइड करे और जो इसे भी पूरा पूरा डिवाइड करे, तभी तो वो मैक्सिमम एरिया, एरिया वैल्यू जो इस एरिया को भी डिवाइड करे और इस एरिया को भी डिवाइड करे, तभी ऐसा संभव है कि क्यारियों की जो साइज यहाँ होगा वही साइज यहाँ होगा। जब दोनों जगह पे सेम साइज है और दोनों ही इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, तभी तो क्यारियों की संख्या इंटीजर में होगा। आप कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पर मेरे दोस्त प्रत्येक क्यारी का साइज निकालने के लिए, साइज आई मीन प्रत्येक क्यारी का एरिया निकालने के लिए आपको एचसीएफ निकालना होगा।
यानी एक ऐसा नंबर जो इस एरिया को पूरा पूरा डिवाइड करे, जो इस एरिया को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो मेरे दोस्त वो 1032 और 456 का एचसीएफ होगा। आप एचसीएफ निकाल के देखिए मेरे दोस्त, आपको 24 मीटर स्क्वायर नजर आएगा, 24 मीटर स्क्वायर नजर आएगा। ठीक है, और आप जानते हो ये दोनों ही क्यारी की लंबाई दिया हुआ है। क्या लंबाई है? 8 मीटर। क्यारी की लंबाई 8 मीटर, जानते हो। अगर क्यारी की लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई मांग रहा है, इसका मतलब क्यारी बनाया था आयताकार, बिल्कुल। और हम जान चुके हैं कि इस क्यारी का एरिया है 24 मीटर स्क्वायर। चूंकि ये क्यारी आयताकार है तो ये L इंटू बी हो जाएगा। L हमारे पास 8 है, B हमें नहीं मालूम है, तो मेरे दोस्त B हमारा हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। बहुत सॉरी, केवल 3 मीटर मीटर स्क्वायर में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है दोस्त, चलो थैंक यू वेरी मच। आ जाओ अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये सेम साइज का क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करना। सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यहां पर 3 क्यारी है, 1, ये 2 और मेरे दोस्त ये 3 क्यारी है। और ये 3 क्यारी है जिसमें इसका साइज 105 मीटर स्क्वायर, इसका साइज 147 मीटर स्क्वायर, इसका साइज 231 मीटर स्क्वायर। और हमें ये कह दिया है कि तीनों खेत में इक्वल साइज की क्यारियां बनी हुई है, इक्वल साइज की क्यारियां बनी हुई है। और इस क्यारी की लंबाई कितना है मेरे दोस्त? ये हमारा 7 मीटर है। तो आप सबसे पहले इस क्यारी का साइज निकालिए। तो इस क्यारी का साइज कैसे निकलेगा? एचसीएफ से, तभी जाके क्यारी का आप साइज निकाल पाओगे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? मैं जब 3 नंबर का एचसीएफ निकालना हो ना मेरे दोस्त, तो किन्हीं दो का डिफरेंस ले लो। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 42। अब 42 तो तीनों को काटेगा नहीं, 42 105 को काटेगा नहीं, तो 42 का फैक्टर ले लो 21। 21 105 को भी काट रहा है, 147 को भी काट रहा है, 231 को भी काट रहा है। इसका मतलब है कि प्रत्येक क्यारी का साइज 21 मीटर स्क्वायर होगा। अब चूंकि क्यारी जो है वो लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्म में है, ये हमारा 21 मीटर स्क्वायर है। तो मेरे दोस्त आप यहाँ देखोगे लेंथ कितना है? 7 मीटर। लेंथ है 7 मीटर, ब्रेथ पता नहीं, ये हमारा 21 मीटर स्क्वायर। यहाँ से मेरे दोस्त ब्रेथ हमारा हो जाएगा 3 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 3 मीटर ही होगा, 3 मीटर ही होगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो मेरे दोस्त यहाँ से आगे आप मेरे भाई बनाना, ठीक है, आगे आप लोग ट्राई करना बनाने की। अब हम कल मिलेंगे फिर, ठीक है, कल मिलेंगे मेरे दोस्त। मैंने इसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन लग रखा है, आज थोड़ा थ्योरी बताना पड़ा और मेरे दोस्त इसलिए मैं थोड़ा धीरे चला है। इसके अंदर मैं टोटल 70 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और वो 70 क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। तो यहीं पे रखते हैं आज की क्लास को। बाकी कैसा लगा आपको क्लास, आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और अब इसके बाद टीआरई की क्लास होगी। चलो थैंक यू।